हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चर्चा करेंगे एक नए चैप्टर की, जो कि आईआईटी जेई और जेई मेंस के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड के अंदर उसका वेटेज उतना नहीं है क्योंकि उसको क्वालिटी के साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ये अब देखा जाए तो हम रियल नंबर सिस्टम से ऊपर जाएंगे और अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो जो अपना चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर या इसको हम बोलते हैं हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने अभी तक जितने भी चैप्टर मैथ्स के पढ़े हैं, जितने भी चैप्टर्स में हम मैथ्स में बात करते हैं, तो हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। हम बात करते हैं कि वास्तविक अंक होने चाहिए और उन वास्तविक अंकों के जितने भी उप समुच्चय हैं, चाहे वो आपका इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, प्राइम नंबर हो, ये सब चीजें कहां पर आ जाती है बेटा? रियल नंबर में आ जाती हैं। लेकिन हमें यह जरूरत पड़ी कि भाई हम इसके ऊपर भी जाएं। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जो बाकी के चैप्टर थे वहां पर हमने एक चीज डिसाइड कर दी थी कि जैसे वर्ग अगर आपका आ जाता है, स्क्वायर रूट अगर आपका आ जाता है, तो स्क्वायर रूट का कभी भी जो इनपुट होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो ऋणात्मक हो जाएगा तो हमारी जो रिजल्ट आने वाला है वो रियल नहीं रहेगा। तो जब चर्चा सारी हो चुकी थी तब ये चर्चा की, ये इस बात पर मतलब बात करने की शुरुआत हुई कि अगर मान लीजिए वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक आ गया तो क्या होगा। तो फिर हमने मैथ्स का एक नया फॉर्मेशन बनाया जिसमें मैथ्स के जो बेसिक रूल है उनको रखा गया और उसी के साथ साथ हमने अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर डाल करके और इमेजिनरी नंबर्स बनाने शुरू करे। और इस ही चैप्टर का नाम हमने रखा कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अगर आपको याद हो तो कक्षा 11वीं के अंदर जब हमने शुरुआत करी होती है तो हमें सबसे पहले बताया जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर जो सब हायरार्की जो बनती है, जो उसकी जो ट्री डायग्राम बनता है, उस ट्री डायग्राम में जो सबसे पहला नंबर आपसे डिस्कशन में आता है वो आता था सम्मिश्र संख्याएं। कहा यह जाता था उस टाइम पर कि दुनिया के जितने भी अंक हैं वो सब सम्मिश्र संख्याएं हैं, यानी वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, चाहे वो रियल हो, चाहे वो इमेजिनरी हो, चाहे वो नॉन रियल हो। ठीक है, तो वहां पर से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करी। अब जो हम बात कर रहे हैं ये अपने आप में देखा जाए तो जितना भी मैथ्स हमने पढ़ा है उन नियमों को यहां इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहां जो अंक आपके यूज हो रहे होंगे वह अंक आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। यानी अब वो रियल हो ये आवश्यक नहीं है, नॉन रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, जटिल कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कैसे वर्कआउट होता है। हर एक चीज यहां पर भी डिजाइन की गई है। देखिए मैथ्स के अंदर क्या है, जैसे अब अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर खोज हुई है। फिजिक्स के अंदर आप जैसे जानते हैं कि न्यूटन ने बहुत सारी खोज करी है, उन्होंने ग्रेविटेशन का नियम दिया, उन्होंने आपको काइनेमेटिक्स दिया, सब कुछ दिया। ऐसे ही मैथ्स जो है, मैथ्स सिर्फ डिजाइन किया गया है। ऐसा नहीं था कि मैथ्स के अंदर कहीं खोज हुई है, मैथ्स को डिजाइन किया गया है। और अगर हम इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये बोलूंगा कि अगर आपकी लैंग्वेज ऑफ साइंस कुछ होती है तो वो मैथ्स होती है, क्योंकि मैथ्स से ही उन फॉर्मूलों को जब तक प्रूफ नहीं किया गया तब तक उन फॉर्मूलों को सिद्ध या सत्य नहीं माना गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, हमने एक पूरा सेक्शन डिजाइन किया कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसके अंदर हमने कहा कि हम अपने पर जो ये प्रतिबंध है कि हम सिर्फ वास्तविक अंकों पर चलेंगे, उस प्रतिबंध को हटा दिया गया और कहा गया कि आप कोई सा भी अंक ले सकते हैं, चाहे वो वास्तविक हो, चाहे वो काल्पनिक हो, चाहे वो सम्मिश्र संख्या है। तो जो हमारा अब जो सेक्शन है वो देखा जाए तो एक ओवरऑल मैथ्स का ओवरव्यू आपको देगा और वो रूल वही रखेगा, लेकिन उसको डिजाइन यहां पर किया गया है। तो वो उसका जो डिजाइन का है वो हमें समझना पहले जरूरी है, तभी आप कॉम्प्लेक्स को फील कर पाएंगे। और अगर आपका कॉम्प्लेक्स फील आ गया, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारे बच्चे इस बात को मानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर सर उसके सवाल जो आईआईटी जेईई में आते हैं वो हमसे नहीं होंगे। वो हो सकते हैं अगर आप उसकी जो प्रैक्टिकल डिजाइन है उसको अगर आप समझ पाए, तो उसका जो स्ट्रक्चर है अगर उसे समझ पाए तो फिर आप उसको रिलेट कर पाएंगे अलग अलग चैप्टर से। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं हम सम्मिश्र संख्याओं में। अब देखिए सम्मिश्र संख्या क्या होती है। सम्मिश्र संख्याओं ने कहा कि ऐसी संख्या जिसे x प्लस आई वाई के रूप में, जिसे
x प्लस आई वाई के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, प्रदर्शित किया जा सके, जहां, ये ध्यान रखना, जहां x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, x और y आपके क्या होने चाहिए, वास्तविक अंक होने चाहिए, तथा i इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1 होना चाहिए। तो वर्ग के अंदर क्या होता है, आपका नेगेटिव नंबर नहीं आता, कभी भी वर्ग के अंदर नेगेटिव नहीं आता। ये बात हमको अच्छे से याद है कि वर्ग में न तो इनपुट नेगेटिव था और न ही आउटपुट उसका कभी नेगेटिव आता है। वो क्या होते हैं, अशून्य होते हैं, अऋणात्मक होते हैं, ठीक है ना। शून्य भी आ सकता है और धनात्मक भी आ सकता है। फिर हमने ये सारी बातें कर ली, यानी मान लीजिए पूरी की पूरी मैथ्स एक तरफ हो गई। अब जो चैप्टर हम बात कर रहे हैं उसके अंदर हमने बोला कि मान लीजिए वर्ग के अंदर ऋणात्मक अंक आ रहा है, तो हमने एक नया लेटर आई डिनोट करा अंडर रूट ऑफ -1 को। इस आई को हम बोलते हैं आयोटा। इसको क्या बोलते हैं मैडम, आयोटा। तो दुनिया का ऐसा कोई भी अंक जिसे x प्लस आयोटा वाई के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, जहां x और y क्या है, आपके रियल नंबर है, और ये जो i है जिसका मान है अंडर रूट ऑफ -1 यानी आयोटा, अगर इस रूप में आप प्रदर्शित कर रहे हैं, तब वह संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। तब वह संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है, ठीक है, जिसे स्मॉल z से, छोटे z से, है ना, z से प्रदर्शित, जिसे छोटे z से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, उसको स्मॉल z से दिखाएंगे, और अगर कैपिटल Z लिखा हुआ आ गया है कहीं पर, इसका मतलब वो क्या कह रहा है, वो इंटीजर की बात कर रहा है, वो पूर्णांक अंकों की बात कर रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो स्मॉल z आपका लिखा जाता है, वो स्मॉल z हमेशा होता है x प्लस आयोटा वाई के रूप में होगा। सिर्फ x प्लस आयोटा वाई के रूप में होगा, 1/x प्लस आयोटा वाई नहीं है, समझ रहे हैं, x माइनस आयोटा वाई भी नहीं है। आपको सिर्फ यही एक फॉर्मेट याद रखना है, x प्लस आयोटा वाई होता है, जहां पर आपको ध्यान देना है कि जो x और y के स्थान पर अंक रखे जाएंगे वो आपके रियल नंबर होंगे, और ये जो i है वो क्या होता है बेटा, आपका आयोटा, ठीक है। अब आपने अगर किसी भी अंक को इस रूप में लिख दिया है, मान लीजिए, तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये जो x है ये कहलाता है आपका वास्तविक भाग। ये क्या कहलाएगा, आपका इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग कहलाता है। इसको हम बोलते हैं वास्तविक भाग, और इसको डिनोट किया जाता है रियल पार्ट ऑफ z के नाम से। यानी इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या है, REZ। REZ का मतलब हो गया कि रियल पार्ट ऑफ z की बात कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के वास्तविक भाग की बात कर रहे हैं। और जो अंक आयोटा के साथ आया है, जो अंक आपका आयोटा के साथ आया है, आयोटा के साथ जो अंक गुणा हो रहा है, उस अंक को हम बोलते हैं काल्पनिक भाग। इसको क्या बोलते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहलाता है, काल्पनिक भाग, और इसको डिनोट किया जाता है IMZ से, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये हो गया रियल पार्ट ऑफ z, और ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और ये जो i है, इस i को हम क्या बोलते हैं, ये i जो है ये हमारा कहलाता है बेटा क्या, आयोटा। आयोटा। तो आपका कोई भी अंक जो x प्लस आई वाई के रूप में आया हो, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्या है, ठीक है। तो आपको यह समझना है कि दुनिया का प्रत्येक अंक जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ठीक है। दुनिया में चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, वो प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, रियल नंबर हो, ठीक है, इंटीजर हो, कैसा भी हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, ये सब किस में आ जाते हैं, ये सब किससे निकले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी x प्लस आयोटा वाई से निकले हैं।
हमने क्या किया था, जैसे हमने सबसे पहले मान लीजिए धनात्मक अंकों को डिफाइन किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को डिफाइन करा। फिर आपको पता होगा कि भारत ही ऐसा देश है जिसने शून्य इजाद किया था। हम लोगों ने ही पूरी दुनिया को शून्य बना के दिया। शून्य भी हमने दिया, दशमलव भी हमने दिया, पॉइंट के बाद की जो कहानी है वो भी हमने दिए, और इस वजह से हमारे अंक जो है वो दुनिया में बढ़ते चले गए और हम अनंत तक पहुंच गए। तो ये शून्य दिया, तो फिर आपका जब शून्य जुड़ गया तो क्या हुआ कि वो आपका पूर्ण संख्या बन गया। फिर हमने ये बोला कि जब शून्य ले लिया है और धनात्मक अंक लिए हैं तो ऋणात्मक अंक भी डिजाइन कर दिए, तो फिर आपका पूरा इंटीजर बन गया है। फिर हमने बोला कि हमने दशमलव बना लिए, तो फिर हमारे रियल नंबर आ गए बेटा, उसके अंदर आपके वो रैशनल नंबर भी आ गए और इरैशनल नंबर भी आ गए, परिमेय संख्या भी आई और फिर अपरिमेय भी आई, और उन सब के बाद हमने डिजाइन कर दिया किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। और परिभाषात्मक रूप में हमने क्या बोला कि ऐसी संख्या जिसे x प्लस आयोटा वाई के रूप में, आयोटा वाई, मैं आई वाई बोलता हूं तो उसका मतलब आयोटा वाई है ना, आयोटा वाई के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता हो, लेकिन x और y आपके कैसे हो, वास्तविक हो। ठीक है, ये आपका काल्पनिक और वास्तविक भाग हो गया। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक बात करता हूं, है ना, मैंने आपसे बोला एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने आपको z दे दिया मान लीजिए 3 प्लस या 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, मैंने आपसे बोला ये आपका एक समिश्र संख्या है, इस समिश्र संख्या की रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालो, यानी वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग निकालो। तो आप z बराबर 3 माइनस 4 आयोटा को क्या करना है, आपको इसको कंपेयर कराना है x प्लस आयोटा वाई से। अब ये कैसे होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, z लिखना है, यहां 3 होगा, यहां प्लस लगा लें, यहां आयोटा लिख लें, और ये आ गया आपका माइनस 4। तो अब आप अगर कंपेयर कराएंगे दोनों का तो आप बोलोगे कि जो रियल पार्ट ऑफ z आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 3 आ रहा है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है बेटा, माइनस 4। तो ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आपने उसका क्या निकाल लिया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकाल लिया। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं इसमें अपन। मैंने कहा आपसे, मान लीजिए कि एग्जांपल में मैंने बोला आपसे कि z बराबर 4 प्लस 5 आयोटा है, तो आप इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालेंगे, z बराबर आपको ध्यान रखना है कि x प्लस आयोटा y होता है, तो यहां से कंपेयर कराओगे तो x का मान 4 और y का मान 5 आ गया। इसका मतलब आपका रियल पार्ट ऑफ z जो आया वो कितना आया बेटा, 4, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना आ गया, ये आ गया 5। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब एक वास्तविक अंक ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल के तौर पर कि आपका जो z है वो मान लीजिए 4 है, तो 4 क्या है, 4 एक वास्तविक अंक है, और अगर ये वास्तविक अंक है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा। कैसे होगा उसको समझो, कि मैंने बोला आपसे ऐसा अगर है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसे z बराबर 4 प्लस आयोटा इंटू 0। यहां से आपको रियल पार्ट ऑफ z कितना मिलेगा, रियल पार्ट ऑफ z आपको 4 मिलेगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपको 0 मिलेगा। तो रियल पार्ट ऑफ z आपका 4 आ गया और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपका 0 आ गया। ठीक है ना। अगर मैं आपसे एग्जांपल के तौर पर देता बेटा क्या, एक प्योरली इमेजिनरी नंबर, यानी z बराबर सपोज करो मैं आपको दे देता माइनस का 7 आयोटा, माइनस का 7 आयोटा, तो आप क्या बोलते हैं कि सर इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z वो क्या है, 0 है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो आपका कितना आ रहा है, -7। क्यों, क्योंकि आप इसको कंपेयर किससे करा रहे हैं, x प्लस आयोटा वाई से। तो उस हिसाब से अगर आप z लिखेंगे तो यहां 0 लिखेंगे, यहां प्लस लिखेंगे, यहां पर आपका आयोटा आ गया और यहां -7 लगा दो, तो अब आप कंपेयर करा लो तो x की वैल्यू 0 आ रही है और y की वैल्यू -7। तो ये आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ रहा है बेटा। ठीक बात है। तो आप यहां पर आसानी से ये बात बोल सकते हैं कि दुनिया का जो प्रत्येक नंबर है, जो भी आप जानते हैं, जितना भी हमें पता है, वह सारे अंक जो हैं वो समिश्र संख्याओं के ही उपसमुच्चय हैं। यानी दुनिया में जितने भी अंक होंगे वो सब क्या है, आपके समिश्र संख्या है। तो हम यहां पर पहला नोट डाल के लिख सकते हैं क्या, प्रत्येक अंक समिश्र संख्या होता है, समिश्र संख्या के रूप में प्रदर्शित हो सकता है, समिश्र संख्या के
रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी कुछ ऐसे अंक होंगे जिनके वास्तविक भाग शून्य हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके काल्पनिक भाग शून्य हो जाएंगे। मान लीजिए अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। ऐसा नहीं है किसी भी अंक की, मैं एग्जांपल के तौर पर, देखो ये एग्जांपल इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको फील आ जाए बेटा। मैंने कहा आपका आ गया 1/3 माइनस 7/4 आयोटा, ऐसा लिखा है। तो आप z बराबर क्या लिखने वाले हैं, आप लिखने वाले हैं 1/3 प्लस करके यहां आयोटा लिख लो, और ये आ गया आपका माइनस का 7/4। अब आपको आसानी से ये दिख जाएगा कि रियल पार्ट ऑफ z जो है वो आपका 1/3 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आप जब निकाल रहे हैं बेटा तो वो आपका माइनस का 7/4 आ जाएगा। तो आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब हमारी बात, एक बात और समझ लेना अच्छे से पहले ही, कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा किस फॉर्म का होता है, x प्लस आयोटा y का। यानी आप हर प्रश्न में देखें तो मैं कंपेयर किससे करता हूं, x प्लस आयोटा y से करता हूं। मैं x माइनस आयोटा y को, है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही, लेकिन उसको भी मैं क्या बोलूंगा कि उसका रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई है। तो जब भी आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना है, किसी भी समिश्र संख्याओं का वास्तविक भाग व काल्पनिक भाग अगर आपको ज्ञात करना है, तो आपको यह ध्यान देना होगा कि वो आपको अंक जो आपको दिया गया है समिश्र संख्या, उसको आपको x प्लस आयोटा y के रूप में लिखना है। अगर वो नहीं लिखा गया है तो आप पहले अरेंज करके उसको लिख लें कि वो x प्लस आयोटा y का रूप है, और तो उसके बाद ही आप उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हैं। और मजेदार बात क्या है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जब आप निकालेंगे, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग, तो वो दोनों ही हमेशा वास्तविक अंक आएंगे। एक बात है ना, वो दोनों हमेशा कैसे आएंगे, वास्तविक अंक आएंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सुविधा है कि रियल पार्ट भी शून्य हो सकता है और इमेजिनरी पार्ट भी आपका शून्य हो सकता है। ठीक है ना, तो ये बात हमको यहां तक क्लियर हुई। इसके आगे की चर्चा हम करेंगे किसके लिए, हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और आयोटा के लिए। हम आयोटा को भी एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं आयोटा को, फिर उसके बाद फिर हम वापस इसी पोर्शन पर आएंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के लिए, कुछ अलग तरह के सवालों को लेकर के। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होगा, आयोटा क्या होता है इसको समझें। आयोटा को अपन ने कैसे डिफाइन किया, हमने कहा कि अगर आपने आयोटा बोला है तो इस आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि अंडर रूट ऑफ -5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ -5, तो वास्तविक संख्या रेखा में यह परिभाषित नहीं है। अगर आप क्या कह रहे हैं, अब आप रियल वर्ल्ड में हैं। ठीक है, देखिए रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, मतलब ये दुनिया मान लो हमारी है ना, अगर ये दुनिया है तो ये अंडर रूट -5 जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम संपूर्ण ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो अंडर रूट ऑफ -5 एग्जिस्ट करेगा और ये आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर बनेगा। अब इसको कैसे करना है ये ध्यान से देखें। आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अंडर रूट के अंदर -1 इंटू अंडर रूट के अंदर 5, इस तरीके से अलग अलग कर ले। -1 को अलग कर ले, 5 को अलग कर ले। अब अंडर रूट -1 क्या है आपका, आयोटा है, तो इस आयोटा इंटू 5 लग गया, तो आपका जो ये है नंबर, ये z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, जिसको हम 0 + 5 आयोटा के रूप में लिख रहे हैं। समझ में आ गई बात, और √5 आयोटा, तो आपका ये जो z आ गया, ये क्या आ गया, √5 आयोटा आ गया बेटा। समझ में आ गया। तो आयोटा क्या है, आयोटा है अंडर रूट -1। अब यहां जब ये डिजाइन किया गया तो इस तरीके से ये डिजाइन किया गया कि जो आपके बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे, जो आपकी गणितीय संक्रियाएं थी, जो आपने बीज गणित में पढ़ी थी या आपने पूरे मैथ्स को, रियल मैथ्स को पढ़ते वक्त करी थी, रियल नंबर्स के मैथमेटिक्स को पढ़ते वक्त करी थी, वो सब यहां एप्लीकेबल होती है। तभी हम उस एल्जेब्रिकली अगर वो राइट होगा तभी हम उसे मैथ्स में काउंट करते हैं। तो हमने यहां बोला क्या कि जैसे मान लीजिए, इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है ना, कि अगर मैं आपसे बोलूं आयोटा है ना, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा क्या बनेगा बेटा, वो बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। और आयोटा का स्क्वायर का मतलब अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, ये बन जाएगा आपका -1। फिर आप चलें आगे,
ये आएगा आपका आयोटा का क्यूब। आयोटा का क्यूब का मतलब हो गया कि आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा का क्यूब इंटू आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है बेटा, वो होता था -1, और ये आयोटा, तो ये आपका बाहर निकल के आगे क्या बनेगा, माइनस का आयोटा। फिर मैंने आपसे पूछा कि भाई आयोटा की पावर 4 क्या होगा, तो आप बोलोगे आयोटा की पावर 4 होगा सर आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। -1 इंटू -1, ये कितना आ गया, +1, ये लीजिए। तो आपको रिजल्ट में ध्यान क्या रखना है कि आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा है, और आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, या एग्जांपल ही लेते हैं। अभी मैंने एग्जांपल में आपसे कहा कि आयोटा की पावर 2021, ये कोरोना काल वाला सवाल, आयोटा की पावर 2021 क्या मान देगा। आप इसको जब भी सॉल्व करेंगे, यानी मैक्स इतनी बड़ी बड़ी पावर अगर आ जाती है आयोटा की उस घात में, तो आप इसको हल कैसे करेंगे, आप इसको 4 से विभाजित करेंगे। देखिए क्या होगा, आप बोलोगे कि सर ये लिखा हुआ है आयोटा की पावर 4 की होल पावर में 505, तो ये कितना बनेगा, आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20, 2020 है ना। अभी अपन को चाहिए कितना, 2021, तो हमको इनटू में करना पड़ेगा एक आयोटा की पावर 1, तभी तो आपकी पूरी की पूरी घात जो है वो 2021 बनेगी। अब आयोटा की पावर 4 का मान कितना है बेटा, अगर अपन इस रिजल्ट को याद रखें तो आयोटा की पावर 4 का मान है 1, तो 1 की पावर 505 कितना, वो भी 1, तो बचा कितना आयोटा। तो इसका मतलब आयोटा की पावर में 2021 जो होगा वो किसके बराबर है, वो आयोटा के बराबर है। तो आयोटा जो है या तो आयोटा देगा या माइनस आयोटा देगा, 1 देगा और -1 देगा, ये घातों पर खेलना है आपको। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन रैंडमली। मैंने आपसे बोला कि आयोटा की पावर में 728 के बारे में बात कर लेते हैं, या छोटा ले लेते हैं, चलो मैंने आपसे बोला कि ये 18 ले लो, तो आप क्या करोगे, आयोटा लोगे, उसकी पावर 4 की होल पावर में 4 लगाओगे तो 16 आ जाएगा, इंटू आएगा आयोटा स्क्वायर, तभी तो 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 2 18, क्योंकि पावर आपस में गुणा अगर हो रही है नंबर तो घाते आपस में जुड़ जाती है ना। तो आपका ये आयोटा की पावर 4 तो 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा आयोटा स्क्वायर जिसका मान कितना है -1। तो आप बोलोगे कि सर आयोटा की पावर में अगर 18 आ रहा है तो हम इसे बोलेंगे क्या, -1, ये लीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक बात। ये है आपके आयोटा का खेल, आप कितना भी अच्छा, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, इस एग्जांपल को कलर भी अलग ले लेते ताकि आपको क्लियर हो। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा एग्जांपल में कि 1 आयोटा बताओ, 1 आयोटा। अब 1 आयोटा का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। आप क्या करोगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ आयोटा से गुणा कर दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास आयोटा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, काट मत देना, वापस वहीं पहुंच जाओगे। अब आयोटा स्क्वायर का मान कितना, -1, तो ये आपका क्या बन गया बेटा, माइनस का आयोटा बन गया। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार भी आप क्या कर सकते हैं, आयोटा को इन 4 घातों की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अब वापस एक सवाल पर चलते हैं अपन। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन है कि यदि स्मॉल z बराबर 1/2 - 3 आयोटा, तब इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक व काल्पनिक भाग ज्ञात करें, वास्तविक व काल्पनिक भाग ज्ञात करें। अब इसका वास्तविक व काल्पनिक भाग ज्ञात करना है तो पहले सवाल लिख लो, और वास्तविक और काल्पनिक भाग ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, x प्लस आयोटा y का ही काम करना है, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं। z बराबर आ गया अपने पास 1/2 - 3 आयोटा। अब आप देखो इसको क्या है, क्योंकि ये तो 1/, में आ रहा है। अब अगर ये 1/, में आ रहा है तो हमको तो x प्लस आयोटा y के रूप में लेके आना था, x प्लस आयोटा y के रूप में है नहीं। तो देखो क्या करना, आपको इसके संयुग्मी से गुणा करना होता है, ठीक है। तो आपको यहां पर 2 + 3 आयोटा से ऊपर
और 2 प्लस 3 आयोटा से नीचे गुणा कर दो। बेसिकली यहां a माइनस बी लिखा है, तो मैं क्या चाह रहा हूं, a प्लस बी से गुणा कर दूं, है ना। अभी के लिए इतना समझो। तो ये क्या आएगा, z बराबर, ऊपर तो आपके पास आ जाएगा बेटा 2 प्लस 3 आयोटा, और नीचे जब आप गुणा करोगे, अब देखो गुणन इसका अलग है ना, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये a माइनस बी और a प्लस बी लिखा है, तो मैं आराम से लिख सकता हूं इसे 2 का स्क्वायर माइनस और 3 आयोटा का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे समझें, जल्दीबाजी नहीं करनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही आराम से समझने वाला चैप्टर है। यहां हर एक चीज को आप आराम से समझेंगे। ये जितने भी नोट्स आप लिख रहे हैं बेटा, यहां पर जो आपको दिख रहा है, ये सवाल, ये एग्जांपल्स, ये सब आपको अपनी कॉपी में खुद से लिखना है, क्योंकि मैथ्स कम बाय प्रैक्टिस ओनली। अगर आप मैथ्स को अच्छे से कमांड में लेना चाहते हैं तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको ये सब लिखना है। तो अब देखो आपका z क्या आ गया, यहां से देखा जाए तो आपका z जो बनेगा वो ऊपर तो रहेगा 2 प्लस 3 आयोटा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या होगा, ये तो आपको देगा 4 माइनस, और ये 9 देगा, और ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। हालांकि ये बार बार ये स्टेप में लिखूंगा नहीं, एक बार अपन जरूर इसे लिख रहे हैं। तो ये z, और ये स्मॉल z होता है, ध्यान रखेंगे ना। तो 2 प्लस 3 आयोटा बटे 4 को वहीं रहने दीजिए, माइनस आयोटा का मतलब ये -9 हो जाएगा, बोलो है ना। आयोटा स्क्वायर अपन ने कितना बोला था, -1 होता है, और ये जैसे ही -1 मैंने बोला तो आपका ये वाला पार्ट बन गया 2 प्लस 3 आयोटा बटे में 13। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 बटे 13 प्लस आयोटा 3 बटे 13, 2 बटे 13 प्लस आयोटा 3 बटे 13। अब आपके लिए ये कंपैरिजन में आसान है कि अगर मैं आपको इसको कंपेयर करने के लिए बोलूं z बराबर x प्लस आयोटा y से, तो आप बोलेंगे कि सर x का जो मान है वो 2 बटे 13 है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, और y का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 3 बटे 13, यानी आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकाल लिया। अगर इस तरह का सवाल भी आ गया तो आप उसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एक और अपन क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाता कि z बराबर 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा, मान लीजिए ये सवाल होता, और आपसे कहा जाता कि वास्तविक व काल्पनिक भाग ज्ञात करें। वास्तविक व काल्पनिक भाग ज्ञात करें बेटा। तो इसका वास्तविक व काल्पनिक भाग निकालने के लिए सबसे पहले सवाल को हमें किस रूप में लाना पड़ेगा, x प्लस आयोटा वाई के रूप में लाना पड़ेगा। ये तो कुछ p प्लस आयोटा क्यू अपॉन r प्लस आयोटा एस के रूप में लिखा हुआ है ना। तो आप सबसे पहले तो सवाल लिख लें, z बराबर क्या दे रखा है आपको, 1 प्लस आयोटा बटे 3 प्लस 2 आयोटा। अब क्या करेंगे, ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, ठीक है, किससे, a माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना सके, हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना सके। तो ये a प्लस बी है, और देखना हमेशा आयोटा के साथ ही देखना है ना। तो a प्लस बी है, तो a माइनस बी के लिए 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा से गुणा कर दो। अब आप 3 माइनस 2 आयोटा से गुणा करेंगे तो आपका z क्या आ जाएगा, जरा देखें। z बराबर ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, और नीचे आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, यहां ध्यान रखना, गुणन हो गया, भाग हो गया, इन सब में जो रूल लग रहा है वो आपका अलजेब्रा का ही लग रहा है, इसलिए बिना सोचे समझे जैसे कहा गया है वैसे ही गुणा करें, डरे ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा, प्लस का 3 आयोटा आ जाएगा, और माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा बेटा। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आएगा 9 प्लस, या इसको भी नहीं करते हैं, 9 माइनस और माइनस 4 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है ना। तो आपका ये क्या बनेगा, z बराबर
3। अच्छा ये कितना आया, माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान कितना -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये आपका 5 हो जाएगा, और प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा, और बटे में 13। तो आपका z क्या आ गया, आपका z आ गया है इसको हम लिख सकते हैं तो रियल पार्ट ऑफ z कितना और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना, ये लीजिए, तो रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपका कैलकुलेट हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हैं। तो हमने इसके बारे में सफिशिएंटली चर्चा कर ली है, ये हमारा पार्ट जो है वो अब क्लियर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी और हम आगे की तरफ चलें, ठीक है। सम्मिश्र संख्या को क्रमित युग्म x, y से भी प्रदर्शित किया जाता है, से भी प्रदर्शित किया जाता है। अब अगर क्रमित युग्म x, y से प्रदर्शित कर रहे हो तो आपको यह फील आएगा कि सर हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x, y बोलते थे वो क्या है, वो क्या होता था, वो एक बिंदु को प्रदर्शित करता था, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम एक तरह से पॉइंट की तरह इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर जो x अक्ष और y अक्ष हुआ करते थे वह दोनों ही अक्ष क्या होते थे बेटा, आपके रियल अक्ष होते थे, है ना, वास्तविक अक्ष होते थे, x अक्ष और y अक्ष। लेकिन अगर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कराएंगे तो आपके लिए एक आर्गन डायग्राम बनाना पड़ेगा। वास्तविकता में वो आर्गन डायग्राम है x अक्ष और y अक्ष, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, वो सेम टू सेम बनता है। बस x अक्ष को हम क्या बोलते हैं कि वो रियल अक्ष है, और y अक्ष को क्या बोलते हैं हम, वो काल्पनिक अक्ष यानी इमेजिनरी अक्ष है, और वही पॉइंट मार्क हो जाएगा। यानी अगर मैंने आपसे बोला कि ऐसा कहीं लिख दिया गया कि z इज इक्वल टू 2,3, तो z इज इक्वल टू 2,3 का मतलब हो गया कि z बराबर लिखा है 2 + 3 आयोटा। तो 2,3 आप आर्गन डायग्राम में दिखा सकते हैं, उसको आर्गन प्लेन बोलते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के लॉजिक समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर सारी दुनिया के जितने भी नंबर है वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गए। आयोटा कैसे करता है, रियल भाग और इमेजिनरी भाग कैसे निकाला जाता है, कुछ यहां पर पॉइंट्स हैं जो अपन को याद रखने बेटा, तो अपन पीटीआर में पहले उनको याद कर लेते हैं, फिर अपन आगे की चर्चा करेंगे बेटा। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, पीटीआर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, है ना। पॉइंट्स टू रिमेंबर में पहला पॉइंट है कि अगर आयोटा की पावर में 4n आ जाए, इसका मान हमेशा 1 होता है अगर हम n बिलोंग्स टू क्या समझ रहे हैं, इंटीजर। n बिलोंग्स टू क्या समझ रहे हैं अगर हम इंटीजर, तो इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही आयोटा की पावर में 4n + 1 आ जाए, इसका मतलब होता है आयोटा। अगर आयोटा की पावर में 4n + 2 आ जाए, इसका मतलब होता है आयोटा स्क्वायर यानी कि -1। अगर आयोटा की पावर में 4n + 3 आ जाए तो ये हो जाएगा आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब का मतलब होता है माइनस आयोटा, है ना। और 4n + 4 तो वापस से क्या बनेगा, 4n + 4 तो वापस से क्या बनेगा, 4। तो n बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए ये 4 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर फिफ्थ, i की पावर 4n प्लस आयोटा की पावर 4n + 1 प्लस
आयोटा की पावर 4n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 3, इन सब का योग सदैव क्या होता है? शून्य होता है। क्यों? आयोटा की पावर 4n कितना बनेगा बेटा? 1। ये क्या बनेगा? आयोटा, ये -1 और ये माइनस आयोटा, ये और ये सारे कट जाएंगे। n का मान कोई भी इंटीजर आप रख लेंगे, आपका ये 0 आ जाएगा। तो i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यू प्लस आई की पावर 4 और उनकी पावर में इसी ऑर्डर में कुछ भी आ जाए तो वो हमेशा क्या बनेंगे? 0 बनेंगे। ये ठीक रहेगा? चलिए, ये आपका 5th पॉइंट हो गया। 6th पॉइंट, कहता है कि सम्मिश्र संख्या जिनका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z नॉट इक्वल टू 0 हो। सम्मिश्र संख्या जिनका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z नॉट इक्वल टू 0 है। सम्मिश्र संख्याएं जिनका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z नॉट इक्वल टू 0 है, तब वह बड़ी छोटी नहीं हो सकती। या इसको ऐसे बोलो, बड़ी छोटी नहीं हो सकती क्या? तब वह तुलनात्मक नहीं हो सकती। तुलनात्मक नहीं हो सकती। हम ये नहीं बता सकते हैं कि उनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट कंपेरेबल अगर उनका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो? नॉट इक्वल टू 0। ये लिखने के पीछे का मेरा कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है बेटा। अब अगर आप बोलते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट यानी IMZ 0 है, तो वास्तविकता में देखा जाए तो वह तो वास्तविक अंक है, वो तो रियल नंबर है, और रियल नंबर तो कंपेरेबल है। आप बता सकते हो कि कौन सा अंक छोटा है और कौन सा अंक बड़ा है। तो अगर मैं ये बोलूं कि कोई भी सम्मिश्र संख्याएं तुलनात्मक नहीं होती, अपने आप में एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट क्या होगा कि ऐसी सम्मिश्र संख्याएं जिनका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉट इक्वल टू 0 है, जिनका इमेजिनरी पार्ट जो z है वो शून्य नहीं हो रहा है, वह सारी जो आपकी संख्याएं वो तुलनात्मक नहीं है, कंपेरेबल नहीं है। देखो, इसको अपन ऐसे समझते हैं। अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें, देखो रियल वर्ल्ड है और एक पूरा यूनिवर्स है ना, हमने बोला कि रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो आप यहां पर दो व्यक्तियों के बीच में, मान लीजिए जितने भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं वो सब अंक हैं, एक एक नंबर है, यूनिक नंबर है सब, ठीक है। और हम इतने नंबर दे सकते हैं इस पृथ्वी पर जितने अभी तक लोग हैं, जितने ह्यूमंस हैं, जितने भी हमारे लोग रह रहे हैं, उन लोगों को अगर हम चाहें तो एक यूनिक नंबर दे सकते हैं 1 से लेकर के और जहां तक वो है वहां तक, है ना। 6 बिलियन 7 बिलियन पीपल जो हैं, ठीक है। तो उन सारों को आप कंपेयर कर सकते हैं। कुछ उनमें से कोई एक नंबर आपका दूसरे नंबर से बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई ज्यादा खुश होगा, कोई ज्यादा अच्छा होगा, कोई बहुत बुरा होगा, कोई बहुत दुखी होगा, कोई न्यूट्रल होगा। आप ये सारी चीजें आप इमेजिन कर सकते हैं व्यक्तियों के बीच में, ठीक है। जब हम बात करें कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मान के चलो कि वो क्या है? भगवान, क्योंकि दुनिया के सारे नंबर किसमें समाहित हो रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो क्या दो भगवान कंपैरेबल होंगे? नहीं होंगे। हमें क्या पता कि कौन सा वाला जो गॉड है वो ज्यादा पावरफुल है। हालांकि ये जो दुनिया में बोला जाता है वो एक अलग बात है, उसको अपन थोड़ा सा अपन साइड में रख देते हैं। अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को समझने के लिए बात कर रहे हैं कि कौन सा पावरफुल है, कौन सा नहीं पावरफुल है, ये बड़ा अच्छा है, वो बुरा है, वो काइंड अपन डिस्कशन नहीं। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली हम दो सुप्रीम पावर्स को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि हनुमान जी बड़े होंगे कि गणेश जी बड़े होंगे, ठीक है ना, कि जीसस बड़े होंगे कि गुरु ग्रंथ साहब बड़े होंगे, मतलब जो भी आपका जिस तरीके से भी चलता है। तो पॉइंट इज कि आप जो भी वास्तविक चीजें हैं
उनकी तुलना कर सकते हैं, आप इमेजिनरी चीजों की तुलना नहीं कर सकते, आप काल्पनिक चीजों की तुलना नहीं कर सकते। आप काल्पनिक में नहीं बता सकते कि थोर ज्यादा पावरफुल था कि हल्क ज्यादा पावरफुल था, समझ रहे मेरी बात। सिमिलरली आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर 2 + 3 आयोटा जो है ना वो जो है वो बड़ा होगा 1 + आयोटा से, क्योंकि रियल पार्ट भी छोटा है और इमेजिनरी पार्ट भी देखो छोटा आ रहा है। ऐसे कंपैरिजन नहीं होते हैं, ठीक है। आगे चल के समझाऊंगा कि ये कंपैरिजन क्यों नहीं हुए थे, ठीक है। पर अभी तो ये समझ लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कंपैरिजन नहीं होता है। लेकिन किस कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं, किन समिश्र संख्याओं की जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 ना हो। अगर आप स्टेटमेंट देंगे, मान लीजिए जैसे मैं ये बोल दूं इसी में 7 पॉइंट कि यदि समिश्र संख्या, यदि समिश्र संख्याओं का इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 है, तब वह तुलनात्मक होती है। तब वह क्या होती है, तुलनात्मक होती है। क्यों, इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। इमेजिनरी पार्ट 0 का मतलब वो क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। रियल नंबर हो गया तो फिर हम उसको कंपेयर करा सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको समझने पड़ेंगे कि अगर आपने ये कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट कंपेरेबल, रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि रियल नंबर भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल नंबर तो कंपेरेबल होंगे, हाँ या ना। हम ये बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर दोज, मतलब वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, वह सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सारी समिश्र संख्याएं जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 ना हो, उनको हम तुलना में नहीं ला सकते, उन्हें हम कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहां पर। पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 कहता है कि दो समिश्र संख्या दो समिश्र संख्या संख्याएं Z1 Z2 समान समिश्र संख्या कहलाती है यदि रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z2 और कंडीशन इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। समझ रहे हैं, आपको दो समिश्र संख्याओं को आप बराबर जरूर कर सकते हैं। तुलनात्मक में बड़ा है या छोटा है हम ये नहीं बता सकते, लेकिन दो समिश्र संख्याओं को हम समान कर सकते हैं। और जब हम दो समिश्र संख्याओं को समान करते हैं तो हम इस बात की श्योरिटी करते हैं कि आपके दोनों के रियल पार्ट बराबर होने चाहिए और दोनों के इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग भी समान होना चाहिए, ठीक है। ये अपना हो गया पॉइंट नंबर 8। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हमारा पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 एक तरह का फ्लो चार्ट है जो आपको याद रखना है। वो कहता है कि दुनिया के जितने भी नंबर हैं वो क्या है बेटा आपके, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको मैं समिश्र संख्या लिखूंगा ना, समिश्र संख्या है। अब ये जो समिश्र संख्या है ये किस रूप में होगी, ये आपकी निश्चित तौर पर x प्लस आयोटा y के रूप में होगी बेटा। अब ये जो समिश्र संख्याएं हैं, इन समिश्र संख्याओं को हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो ये 3 हिस्सों में टूट जाता है ना। जब हम इसे डिटेलिंग कर ही रहे तो हम 3 पार्ट में इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। एक पार्ट ये कहता है कि आपका रियल पार्ट ऑफ z जो आ रहा है, रियल पार्ट ऑफ z वो 0 है। तो अगर आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z करना है,
पहला है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0। बेसिकली आपने y बराबर 0 बोला। y बराबर 0 बोला तो जो आपको अंक प्राप्त होता है बेटा, वो अंक आपका कौन सा है? वो कहलाते हैं वास्तविक संख्याएं। उन सारी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर यानी r से डिनोट करते हैं इसको, ठीक बात? क्योंकि आपका y 0 हो गया तो सारे नंबर अब जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे? वास्तविक संख्या है। दूसरा केस अपन ने इसमें क्या लिया? दूसरा केस हमारा इसमें है कि हमने इसका रियल पार्ट ऑफ z को जो है 0 कर दिया। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z 0 कर दिया। अब अगर आपने इसका वास्तविक भाग को 0 कर दिया तो जो आपको अंक प्राप्त होंगे वो क्या होंगे? पूर्ण काल्पनिक अंक होंगे, पूर्ण काल्पनिक संख्या। पूर्ण काल्पनिक संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण काल्पनिक संख्या को हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर मतलब खालिस काल्पनिक संख्या, यानी पूर्ण रूप से जो आपकी काल्पनिक संख्या हो। और अगर आपने तीसरा पार्ट ये कहा कि सर आपने जो ये दो पार्ट करा उसमें एक पार्ट अपन और जोड़ लेते हैं कि आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो 0 नहीं है, तो आप इसी को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। यानी यही z में चली जाती है, ठीक बात है? तो ये आपकी काल्पनिक संख्या है और या यही आपकी समिश्र संख्या है बेसिकली, है ना? तो इसको अपन बोलते हैं रियल नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी या प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये आपके नॉन रियल नंबर्स में चली जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको याद रखना है कि समिश्र संख्या ही इस तरीके से 3 केसेस बना करके और अलग अलग तरीके से डिनोट होती है। स्मॉल z से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे समिश्र संख्याओं के बारे में बात हुई। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आया कि आयोटा की पावर, या इसको कर लेते हैं सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 25 आयोटा की पावर r बराबर क्या होगा, ये मान लीजिए हमें ज्ञात करना है ना? तो वास्तविकता में देखा जाए तो ये आपको जो दिया गया है ये क्या कह रहा होगा आपसे? ये आपसे कह रहा होगा कि आपको सॉल्व करना है क्या? आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का क्यूब, ठीक है? और इसको अगर अपन और काम करते हैं, इसको फैक्टोरियल r कर लेते हैं, फैक्टोरियल r। तो ये आ जाएगा आपका 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, या इसको आगे एक और लिख लेता हूं मैं, आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल को, तो है ना, प्लस एंड सो ऑन आयोटा की पावर 25 फैक्टोरियल। ये हमारा सवाल है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है? अब देखो ध्यान से बेटा, हमने ये बोला था कि आयोटा की जो पावर है वो जब भी 4 का गुणक में आ जाए, 4 के मल्टीपल में आ जाए, 4 के गुणा में आ जाए, तो उसका मान हमेशा कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। अब आप देखें आयोटा का पावर फैक्टोरियल 1 जो होगा वो तो वास्तविकता में आयोटा ही लिखा हुआ है। 2 फैक्टोरियल का मतलब आयोटा का स्क्वायर हो गया है। 3 फैक्टोरियल का मतलब आयोटा का क्यूब, आयोटा की पावर 6 हो गया बेटा। इसके बाद आप देखो जब 24 आएगा, 24 में आपका 4 का गुणक बन गया, 4 × 6 का। जब 5 फैक्टोरियल बोलोगे तो उसके अंदर भी एक 4 गुणा में आएगा, यानी ये भी 4 का मल्टीपल होगा। तो अब आपका जो बनेगा वो आयोटा की पावर 4k के फॉर्म में बनेंगे इसके आगे के सारे वाले। तो आप यहां से देखें कि यहां से लेकर के और यहां तक जितने भी आयोटा की पावर आने वाली हैं उन सब में 4 गुणा में आएगा।
और अगर वो 4 गुणा में आ रहा है तो इसका मतलब हर आयोटा का जो पावर आ रहा है वो अपना मान 1 देगा। ठीक बात है ना? तो यहां से आपको 1 मिलना शुरू होगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, और कहां तक मिलेगा? यहां तक 1 मिलता रहेगा। यानी आपको 25 है ना, तो 22 बार 22 टाइम्स आपको 1 मिलने वाला है। यहां पर ध्यान दें कि 22 टाइम्स आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो आपका सवाल क्या हो गया? आपका सवाल हो गया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 हो गया बेटा। और ये जो लिखा है ये क्या लिखा हुआ है? ये आयोटा की पावर 4 और इंटू आयोटा स्क्वायर लिखा है, प्लस इसके बाद आपके पास 1 1 1 आने लगे हैं, और कहां तक आने लग गए? 22 बार। अब आयोटा की पावर 4 तो 1 है, और आयोटा स्क्वायर कितना होगा? -1 होगा। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? आयोटा -1, और ये भी आपका कितना आ जाएगा? -1 और प्लस 22। तो रिजल्ट आपका जो निकल के आया वो आ गया 20 प्लस आयोटा। ये लीजिए आपका इसका क्वेश्चन है। तो अगर आपका फैक्टोरियल नोटेशन आ जाए, जैसे मान लीजिए मैं रैंडमली आपको बोल दूं आयोटा की पावर में 7 फैक्टोरियल क्या होगा? आयोटा की पावर 7 फैक्टोरियल, तो आपको उसमें सोचना नहीं है, आंसर देना है 1, क्योंकि 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि आप इसको बोल रहे हैं आयोटा की पावर में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 को छोड़ रहा हूं, 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 4 भी होगा। तो ये तो आपका कोई ना कोई अंक है, और साथ में क्या है? पावर 4 है। तो इसके मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू आपको हमेशा कितनी मिलने वाली है? 1 मिलने वाली है। तो इस तरह का सवाल आपको आयोटा के फॉर्म में करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और सवाल है, जब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं ना बेटा, तो वहां पर भी एक क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा, जो कई बार बच्चे जनरली गलती कर देते हैं। क्वेश्चन आया, मान लीजिए कि यदि z बराबर a प्लस 7 आयोटा है, यदि z बराबर क्या आ गया? a प्लस 7 आयोटा है, तब सम्मिश्र संख्या का वास्तविक व काल्पनिक भाग बताएं। वास्तविक व काल्पनिक भाग बताएं जब फर्स्ट कंडीशन a belongs to real number, सेकेंड a के बारे में कोई जानकारी न हो, a के बारे में कोई जानकारी न हो। अगर आपको उसने प्रश्न में दे दिया a belongs to R, और हो सकता है उसने आपको a के बारे में कुछ नहीं लिखा हो, तो ये प्रश्न कैसे हल होगा? ये दो अलग अलग प्रश्न हैं, इनको समझते बेटा। अगर आपने कहा z बराबर a प्लस 7 आयोटा बेटा, तो अगर आपका पहली कंडीशन में a उन्होंने बोल दिया है कि वो वास्तविक अंक है, a बिलोंग्स टू क्या है? रियल नंबर है। अगर a रियल नंबर बोल दिया तो मैं बोलूंगा रियल पार्ट ऑफ z जो आएगा वो a आएगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो आने वाला है वो 7 आने वाला है। अब इसमें हमें कोई टेंशन नहीं होगी। कब? जब उन्होंने ये मेंशन करा है कि a जो है हमारा वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है बेटा। ठीक है? अच्छा, सेकंड केस में जब हमारे पास a की कोई जानकारी नहीं है, a की कोई जानकारी ना हो, तब आपको पता ही नहीं है कि a वास्तविक है, या हो सकता है a कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो। तो अगर उस केस में हम z बराबर a प्लस आयोटा y में 7 आयोटा में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपको लग रहा हो कि 7 आएगा, तो वो भी 7 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने a के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दी। मान लीजिए कि मैं आपको a का मान दे देता 3 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि a के बारे में मैंने ये तो नहीं बोला कि a क्या है? रियल नंबर है, तो a कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। अब अगर मान लीजिए a मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 प्लस 2 आयोटा दे देता, तो आपका z बराबर 3 प्लस 2 आयोटा और प्लस का 7 आयोटा बनता, और तब ये z बराबर 3 प्लस 9 आयोटा आता। तो आप बोलते कि इसका रियल पार्ट ऑफ z कितना आएगा? 3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना आएगा? वो आएगा 9। तो आपको ध्यान क्या देना है
कि जब भी आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे तो वह जो भाग आने वाले हैं वह वास्तविक अंक होने चाहिए। अगर हमने परिभाषा अगर बात करी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो हमने क्या कहा था कि ऐसी सारी संख्याएं जिनको x प्लस आयोटा y के रूप में लिखा जाए, जहां x और y क्या हो, वास्तविक अंक हो। अब आपको x और y के बारे में अगर वास्तविक अंक के बारे में बोला ही नहीं गया, तो फिर आप x और y को वास्तविक नहीं डालेंगे, तब x आपका रियल पार्ट और y आपका इमेजिनरी पार्ट नहीं बन रहा है। पहले x और y आप हमें परिभाषित करें, या अगर आप या तो उनको रियल बोल दें तब तो हम उनको रियल पार्ट ऑफ z x मान लेंगे और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z y मान लेंगे। अगर आपने x और y को परिभाषित नहीं किया तो फिर आपको मुझे x और y के मान देने पड़ेंगे, तब मैं निर्धारित करूंगा कि रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या आएगा। तो ये पॉइंट, ये क्वेश्चन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरह का सवाल आ जाए z बराबर a प्लस 7 आयोटा y, तो समिश्र संख्या का क्या निकाल के बताओ, रियल भाग और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, यानी वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग निकालें। तब यहां पर आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि a बिलोंग्स टू r है या नहीं है। अगर a बिलोंग्स टू r है तब तो रियल पार्ट a और इमेजिनरी पार्ट 7, पर अगर a के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो न तो आप रियल पार्ट को a बोल सकते हैं, ठीक है, ना ही आप इमेजिनरी पार्ट को 7 बोल सकते हैं। वो तो चेंज हो जाएगा, डिपेंड करता है कि a की वैल्यू आपको क्या दी जाने वाली है, ठीक है। तो ये है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना। और ये सारी बात आपको अच्छे से क्लियर है कि सारी दुनिया के जितने भी नंबर हैं वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएंगे, चाहे वो वास्तविक संख्याएं हो, चाहे वो परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्याएं हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, ठीक है ना, आपका इंटीजर हो, ठीक है, प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, कैसे भी अंक अगर आपके हैं वो सारे आपके क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। किसी का रियल पार्ट जीरो करेंगे, किसी का इमेजिनरी पार्ट जीरो करते चलेंगे, या कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करेंगे। अब ये तो हो गया हमारा कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्केलेटन है, यानी उसका जो ढांचा है, वो हमने थोड़ा सा देख लिया। जब हम इन अंकों को प्रदर्शित करना चाहते हैं, यानी हम इन अंकों के बारे में और डिटेलिंग करना चाहते हैं, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आसानी से समझ में आ सकता है, वो बहुत आसानी से, अगर आप, या उसका फील, यानी जो चमक अपन बोलते हैं ना बार बार की वो चमका सवाल, वो तब होगा जब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती हो, एक, क्योंकि 2 डायमेंशन का खेल होगा, और आपको वेक्टर के बारे में नॉलेज हो, ठीक है। तो अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हमने अभी एक पॉइंट में बात करा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम प्रदर्शित करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे ऑर्डर्ड पेयर x, y, क्रमित युग्म में x, y के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं, जहां x और y दोनों ही कैसे हैं, वास्तविक हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आपको इसको डायग्रामेटिकली दिखाना है, अगर डायग्राम के हिसाब से दिखाना है, तो यह एक समतल में, वो भी कौन से समतल में, कॉम्प्लेक्स समतल में, सम्मिश्र समतल में आपका एक बिंदु प्रदर्शित करता है। कैसे, देखो ध्यान से। हम जानते हैं कि अगर देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर z ले लिया, क्या, x प्लस आयोटा y, और आपने ये लिख भी दिया कि x और y जो है वो दोनों ही वास्तविक अंक हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं x और y को डिनोट करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर x अक्ष बना लेता था और y अक्ष बना लेता था, और मान लीजिए कि मेरे x और y कोई पॉइंट होंगे, ये पॉइंट P ले लिया, इसके ऑर्डर्ड पेयर अपन ने मान लिए x, y है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको प्रदर्शित करने के लिए, मतलब एक तो हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स समतल, है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन कुछ और नहीं है, हमने सिर्फ ये व्यवस्था करी, हमने कहा कि ये जो आपका x अक्ष है उसको हम बोलेंगे वास्तविक अक्ष, ये जो आपका x अक्ष था उसको बोल लो क्या है, कि वो वास्तविक अक्ष है, यानी रियल एक्सिस। और ये जो y है जो आयोटा के साथ आने वाला है ना, तो ये जो y है इसे आप बोल दो कि ये आपका क्या है, काल्पनिक अक्ष। अब अगर आपने x अक्ष को वास्तविक अक्ष से और y अक्ष को काल्पनिक अक्ष से परिभाषित कर दिया, या आप उसे वैसे समझने लग गए, तो यह जो समतल है, ये जो xy समतल है, यही xy समतल आपका कन्वर्ट हो जाएगा और आप इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सम्मिश्र समतल, सम्मिश्र समतल। और इस सम्मिश्र समतल को हमने एक नाम दिया आर्गन प्लेन।
क्या दिया? आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन का मतलब कुछ और नहीं, नॉर्मल एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। बस इतना ध्यान दे ले कि वो जो एक्स अक्ष है उसे हम वास्तविक अक्ष मानते हैं और वाई को हम क्या मानेंगे? हम उसे काल्पनिक अक्ष मानते हुए चलेंगे। ठीक बात है? तो एक्स अक्ष आपका वास्तविक अक्ष हो गया और वाई अक्ष आपका काल्पनिक अक्ष हो गया। तो आपने ये जो बिंदु यहां पर मार्क किया, ये आपका वो z कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z डिनोट कर रहा है। अब इससे देखो क्या हुआ। अगर मान लीजिए आपका मूल बिंदु में ले लेता हूं ना, आपका जो मूल बिंदु है वो ओरिजिन आएगा, वो 0 0 ही होगा अभी भी। इसको मैं यहां ज्वाइन कर देता हूं। देखो ये मैंने ज्वाइन करा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैंने जो x और y आपको दिया वो उस समतल में किसी स्थित बिंदु P के स्थिति सदिश हैं। अगर आप देखें पोजीशन वेक्टर, जो हमने वेक्टर में बात करी थी, तो वो पोजीशन वेक्टर के जैसे ही काम कर रहा है। हालांकि उसके अंदर अपन ओपी वेक्टर बोला करते थे, पर यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? या P बोल रहे हैं। इसको अगर आपने ऐसे डिनोट किया और यहां से अगर आपने मान लीजिए एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ डाल दिया, जिसको अपन यहां मान लेते हैं कि ये P डैश है, तो ये जो दूरी आपके पास आने वाली है, इस दूरी को ही आप x बोलने वाले हैं और यही आपका क्या है? वास्तविक अंक है, रियल पार्ट ऑफ z है, वास्तविक भाग है। इसीलिए इसको क्या बोला गया? वास्तविक अक्ष बोला गया। और यहां पर जो आपने पॉइंट लिया है, ये जो दूरी आपकी आ रही है, इसी को आप क्या डिनोट कर रहे हैं? y से डिनोट कर रहे हैं। यही आपका क्या है बेटा? काल्पनिक भाग आ रहा है। यहां पर आपका जो वास्तविक भाग से जो कोण बन रहा है, इसी को थीटा मान लेते हैं। तो आपकी जो ओपी की दूरी होती है, क्या होती है? ओपी की दूरी, उसको हम बोलते हैं मॉड z। अगर वास्तविक संख्याओं में देखोगे ना, तो मॉड x जब निकालते थे तो दो मान होते थे, एक प्लस x आ जाता था और एक माइनस x आता था। मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, है ना। लेकिन यहां मॉड z का मतलब क्या होता है? आपकी सम्मिश्र संख्या का परिमाण, मैग्नीट्यूड होता है बेटा मॉड z। यानी अगर आपने ओपी के मध्य की दूरी निकाल ली है, उसी को आप क्या बोलते हैं? मॉड z बोलते हैं। तो ये जो दूरी आती है आपकी, ये मॉड ऑफ z कहलाती है और इसको हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या का परिमाण। और ये जो थीटा होता है वह क्या होता है? वो आपका होता है आर्ग्यूमेंट। जो कोण बनाया है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दिया जाएगा, जैसे 2 + 3 आयोटा, तो वास्तविकता में x अक्ष और y अक्ष पर वो 2,3 वाला पॉइंट है। अगर आपको दे दिया 1 - आयोटा, तो x पर 1 और y का जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो 1 - आयोटा यहां कहीं आ जाएगा, तो आपका वो पॉइंट होगा। तो आर्गन प्लेन में, यानी कि आपका जो सम्मिश्र समतल होता है, उसके अंदर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित होता है, एक पॉइंट के रूप में प्रदर्शित होता है। तो ये बहुत सारे रूल्स जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ज्वाइन करा लेता है अपने साथ। और चूंकि जैसे हम देख पा रहे थे कि ये ओपी वेक्टर की तरह भी वर्क कर सकता है ना, तो ये पी का स्थित सदिश है ना। तो यहां पर बहुत सारी चीजें वेक्टर से भी कनेक्ट कर ली जाती हैं। तो इसीलिए, क्योंकि ये तो ओवरऑल एक बड़ा सबसेट है, बड़ा सेट है, बाकी सब इसी के अंतर्निहित आ रहे हैं। बाकी सारे रूल जब बनाए गए, इसको जब डिजाइन किया गया कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो इस तरीके से डिजाइन किया गया कि जो भी नियम इसमें बताए जा रहे हैं, यदि उसके अंदर हम y को 0 कर देते हैं और आपका अंक अगर रियल हो जाता है, तो फिर आप उसे रियल नंबर पे ला सकते हैं और वहां पर सारा काम उसका एल्जेब्रिकली हो सकता है सही। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक आइडिया है। यहां परिमाण आ जाता है, आर्ग्यूमेंट आ जाता है, ठीक है। और आपका ये जो होता है वो एक तरह से एक बिंदु को प्रदर्शित करता है।